सब लोगों को कुछ न कुछ बन ही जाना है। यस और नो? तो इसमें से हमको लगता है कि अधिकांश लोगों ने इस बार दिया है पीटी, है ना? तो पीटी के बाद मुख्य परीक्षा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हम लोग के एग्जामिनेशन में, खासकर फाइनल सिलेक्शन में मुख्य परीक्षा का बहुत बड़ा रोल है। जो तैयारी हम लोग करेंगे उसमें पीटी, मेंस, है ना, इंटरव्यू का कंबाइंड स्ट्रेटजी होना चाहिए। ठीक है? तो आखिर हम लोग को करना क्या है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अपने एप्टीट्यूड को डेवलप करो, है ना, पर्सनालिटी को डेवलप करो। ये सब क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि अगर हम चाहते हैं कुछ करना, कि कुछ अचीवमेंट पाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसी दिशा में हमें सोचना होगा, करना होगा। ठीक है? और जैसा हम सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, निश्चित रूप से वो हमें प्राप्त होता है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब किसी को जाना है पुलिस सर्विसेज में, किसी को जाना है प्रशासनिक सेवा में, किसी को फाइनेंस सर्विसेज पसंद हो सकता है ना? तो उसके अकॉर्डिंगली अपने मन को तैयार रखना है और मेहनत में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना है। वो अच्छा करने की ज़रूरत है। ठीक है ना? बहुत सारी हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, वेद पुराण पढ़ना रहता है, उपनिषद पढ़ना रहता है। ठीक है? उसमें एक कोटेशन है कि जिसकी जितनी गहरी इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की, वह व्यक्ति वही हो जाता है, वैसा ही बन जाता है। ठीक है? कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, गहरी इच्छा है बिजनेस के क्षेत्र में, तुम देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे पढ़ लिख करके अच्छा बिजनेस करते हैं, IIT करके, IIM करके लोग बिजनेस करते हैं। किसी को लगता है नहीं हमें सिविल सेवा में जाना है, तो उधर ध्यान लगाते हैं, उधर मेहनत करते हैं, उधर सब जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है। तो आप सभी लोगों को इस तरह से काम करने की आवश्यकता है। ठीक है? अभी जो एग्जामिनेशन हुआ है, अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा एग्जामिनेशन पर, जो 27 दिसंबर को हुआ था, 27 दिसंबर हुआ था ना, ये BPSC PT की परीक्षा हुई थी। ठीक है ना? कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आएगा इसका। बहुत सारे लोगों ने अपना आंसर मिला भी लिया होगा। ठीक है? स्कोर देखा भी होगा, कितना मार्क्स आ रहा है, मेंस देना है या नहीं देना है। इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग बहुत बार बैठ कर सोचते हैं, तो जो परीक्षा दिए होंगे स्टूडेंट, उसमें से 3 तरह के स्टूडेंट होंगे, 3 तरह का विद्यार्थी इसमें होगा। लगभग 70% स्टूडेंट होंगे, 70% विद्यार्थी होगा। वो कैसा होगा? क्या सोच रहा होगा वो? 70% क्या सोच रहा होगा? हाँ, वो सोच रहा होगा कि उसका रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है ना? एकदम श्योर है कि नहीं होगा। ठीक है? लगभग 4 से 5% विद्यार्थी होगा जिसको ये लग रहा होगा ही, इस बार हम पास करने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं, है ना? ये 4 से 5% विद्यार्थी को लगेगा। ठीक है? बाकी जो बच गया तुम्हारा लगभग 20% विद्यार्थी। ठीक है ना? 20 से 21, ठीक है, 25 से 26% विद्यार्थी इसको इस पोजीशन में होगा, यस मारे कि नो मारे, है ना? यस कि नो, होगा भी नहीं भी होगा, होगा भी नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ऐसे स्टूडेंट होंगे। इसलिए बार बार बताया जा रहा है एटीट्यूड, मेहनत के साथ साथ एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। ठीक है ना? और एटीट्यूड एप्टीट्यूड के साथ मेहनत। ठीक है? अथक परिश्रम, कठिन परिश्रम। ठीक है? ये दोनों ज़रूरी है पास करने के लिए। ठीक है?
तो अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि हाँ होगा, ठीक है। तो जिस विद्यार्थी को लग रहा है कि मेरा होगा, ठीक है ना, होगा ही होगा, जैसे किसी का 100 प्लस है, ठीक है ना, या 95 प्लस है, ठीक है, संभावना है कि उसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका 80, 89, 91, 92, 93 थोड़ा सा हो सकता है कि कन्फ्यूजन होगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो डिपेंड करता है रिजल्ट कितना आता है, ठीक है। उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो जो विद्यार्थी 4 से 5% वाले हैं, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, उनको एकदम अभी से, आज से ही, ठीक है ना, मेंस के लिए फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ओनली मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। कहीं डिले करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं कुछ एंगेजमेंट किसी का है, कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कहीं कुछ कर रहा है लोग, उसको वहाँ फिर छुट्टी ले करके एकदम करना है, फाइनली निकालना है। क्योंकि सीट पिछले बार की तुलना में इस बार तो कम है, जो अभी परीक्षा जो हुई है, जो 64वीं इंटरव्यू चल रहा है, 64वीं इंटरव्यू भी चल रहा है, उसकी तुलना में सीट तुम्हारा कम है, लेवल जो है अलग है। फॉर्म भरे हो, देखो लेवल 7 का पोस्ट बहुत सारा है, लेवल 9 वाले पोस्ट कम है, तो जाहिर है कि रैंक बढ़िया लाना होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है। तो मेंस की तैयारी में लग जाना है 4 से 5% स्टूडेंट को, जो जिनको लग रहा है कि ये करना है, पास कर रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि पास नहीं करेंगे, उन लोगों को क्या करना चाहिए? जिन लोगों को लग रहा है कि पास नहीं करेंगे, इस बार नहीं होगा, किसी कारण से नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है कि रिजल्ट नहीं होने से। पीटी परीक्षा में कहीं रिजल्ट नहीं हुआ तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ क्राइम कर दिए हो या किसी ने कर दिया। ऐसा भी होता है ना कि कोई इंटरव्यू दे के आता है, नहीं होता है, उसका क्या, फिर तो वहीं जाना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग एग्जामिनेशन देते थे तो ऐसा ही होता था, हालांकि पीटी वगैरह कभी नहीं रुका था, लेकिन इंटरव्यू देकर आए, यूपीएससी भी इंटरव्यू दिए, है ना, नहीं हुआ, बीपीएससी दिए, हो गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं फेल और पास लगा हुआ रहता है। अगर उसको छोड़ दिया रहता है कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो यहाँ नहीं होते। तो तुम लोगों को भी यही करना है, छोड़ना नहीं होता है, गिव अप नहीं करना है, डरना नहीं है, हिम्मत रखना है, ठीक है ना। तो जिसको लग रहा है कि भाई हम पास नहीं करेंगे, उसको अभी से तैयारी में लग जाना है। मेंस कम पीटी, मेंस कम पीटी, बोलो क्लास में, मेंस कम पीटी, ठीक है ना, बात समझ रहा है। तो इसकी तैयारी में अभी से लग जाना है। अब जो लोग, जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 67 के एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं, 67 के लिए फॉर्म आएगा, रिजल्ट इसके बाद रिजल्ट के बाद आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इनको अभी से इसी तरीके से करना है, मेंस कम पीटी की तैयारी करनी है। ये भी हम लोग बात कर रहे थे 66 पीटी का, है ना। जो परीक्षा हुई 66 की हुई, अगला जो वैकेंसी आने वाली वो 67 की आने वाली है। तो 67 वाले को क्या करना है, उसको भी मेंस कम पीटी, ठीक है ना। जैसे ये अगर विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं हुआ वो भी 0, और जो स्टार्ट कर रहा है वो भी 0, वो भी 0, दोनों 0 ही हैं। यहाँ पे इंटरव्यू दे करके विद्यार्थी लौट रहा है तो भी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसलिए अपना तैयारी को इस तरह से धार देना है, इस तरह से धार बनाना है, ताकि एक बार में पीटी, मेंस और इंटरव्यू होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट होगा। कोई विद्यार्थी पास कर रहा है, देखिए बारे में ना, एक बार में पीटी भी, मेंस भी, इंटरव्यू भी, ये 3 तरीके से स्टूडेंट होंगे। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इनका क्या है, जो इनको लग रहा है कि होगा भी नहीं भी होगा, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए अभी ये क्लास नहीं है। इस स्टूडेंट के लिए, उसके लिए अलग से क्लास की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि होगा कि नहीं होगा, उधेड़-बुन में होगा। निश्चित रूप से विद्यार्थी उस समय तक उधेड़-बुन में रहेगा जिस समय तक रिजल्ट आ नहीं जाए। रिजल्ट के दिन तक उधेड़-बुन में रहेगा, न तो वो पढ़ेगा, न मेंस की तैयारी करेगा, न वो सोएगा ठीक से, न खाएगा ठीक से, ठीक है ना, न आराम से रहेगा। तो ऐसे स्टूडेंट को अभी क्या करना है, उनके लिए अलग से बात हम लोग करेंगे। तो आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे, अभी फिलहाल तुम लोग हो ना इसमें, सब लोग हैं ना इसमें। अब जो विद्यार्थी सिलेबस को जान रहे हैं तो ठीक है, कुछ सिलेबस को नहीं जान रहे होंगे या कुछ नए स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए सिलेबस को भी जानना बहुत ज़रूरी है।
तुम जानती हो सिलेबस पूरा पीछे? यस जान रहे हो? नहीं तो परीक्षा दिया है, नहीं जान रहे हो? देखो तो बीपीएससी का सिलेबस है, मतलब एग्जामिनेशन पैटर्न है। पहले पैटर्न जानना सिलेबस के बाद, पहले पैटर्न हम लोग को समझना है। तो पैटर्न तो तुम लोग जान ही रहे हो, ऐसे पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। मेरिट लिस्ट जो होता है पीटी और मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर होता है, ठीक है ना। पीटी केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, भीड़ को कम करने के लिए, ठीक है ना। तो पीटी केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, तुम लोग जानते हो। ये ऑब्जेक्टिव होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और मेन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है, सब्जेक्टिव। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? हाँ, वस्तुनिष्ठ। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? विषयनिष्ठ, ठीक है, या फिर व्यक्तिनिष्ठ भी है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव का मतलब ही है ये व्यक्तिनिष्ठ है। क्लियर है ना? इस बात को भली भांति समझने की जरूरत है, ये देखने में छोटा सा चीज है। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है वट एवर आंसर गिवन ABCDE यू हैव टू ऑप्ट एनीवन। तुमको वहां पर ABCD और E भी रहता है, अभी इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। हम ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम 2 सेलेक्ट कर लेते हैं तो इनवैलिड हो जाएगा, मार्क्स उसमें नहीं दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो विषयनिष्ठ में, व्यक्तिनिष्ठ में क्या होता है कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चन में, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तुम इंपॉर्टेंट हो। इसका मतलब क्या, तुम इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? अभी लग रहा है कि हम लोग जान ही रहे हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सर क्या बता रहे हैं नया, लग रहा है ऐसा लग रहा है पीछे। ऑब्जेक्टिव तो हम जान ही रहे, सब्जेक्टिव जान ही रहे थे, सर कौन सी बता रहे हैं नया, ऐसा लग रहा है तुमको? नहीं लग रहा है पीछे? तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या, यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो होता है इसमें फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स तथ्य, ठीक है ना, प्लस कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ठीक है ना, संकल्पना भी होती है। मतलब यहाँ पर हमारा बहुत सा चीज़ जो होगा, फैक्चुअल आंसर भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है, आंसर हो सकता है। अब ईस्वी सन पूछता है कभी कभी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, आता है ना ऐसा। या पूना पैक्ट कब हुआ था, डेट पूछ देता है। मतलब फैक्चुअल भी हो सकते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या मुख्य परीक्षा में यही रहता है? अब यहाँ हमने कहा विषयनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, इसमें क्या अंतर हो जाता है? तो मुख्य परीक्षा में फैक्ट्स तो होगा ही होगा, विदाउट फैक्ट्स तो कुछ होगा नहीं। तो कोई तैयारी का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, समझना है, तुमको फैक्ट्स भी पढ़ना पड़ेगा मेंस में भी, ठीक है। कॉन्सेप्ट डेवलप करना ही होगा यहाँ भी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, यहाँ जो फैक्ट्स हमने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है, हम जानते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, उसको एनालाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। एनालिसिस करने की होनी चाहिए कैपेसिटी, विश्लेषण क्षमता होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है जिन लोगों को, ठीक है, मुख्य परीक्षा के बारे में सोचना है, उनको एनालिसिस के बारे में सोचना होगा। किसी भी विषय वस्तु पर आप कैसे एनालाइज करते हैं, ठीक है। एक होता है सिंथेसिस, ठीक है, विश्लेषण, एक होता है संश्लेषण, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो ये भी तुमको डेवलप करने की जरूरत होती है। संश्लेषण, एक एक पहलू को, एक एक पक्ष, किसी भी समस्याओं के एक एक पहलू पे नज़र रखना होता है, ठीक है। अभी तुम देखे होगे कि कोरोना के काल में सरकार के द्वारा, सरकार में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो ऑफिसर्स ही होते हैं। तुम लोगों में से कोई ना कोई होंगे, तुम लोग भी होगे आगे जा करके, बहुत सारी योजनाओं को लागू करोगे, ठीक है। तो वहाँ एक एक पहलू को ध्यान दिया जाता है। हेल्थ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, ठीक है ना, खाद्यान्न की आपूर्ति है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे चलेगा उसको देखना है,
सरकार का जो सारा फंक्शन, सारा जो फंक्शनरीज काम कर रही है उसको देखना है, सारा कुछ देख रहा है एक साथ। ऐसा नहीं कि कोई एक काम करे दूसरा को छोड़ दिए, ठीक है। इस तरह से विभिन्न जो पहलू है उसको ध्यान में रखना रहता है, ठीक है। तो यहाँ फैक्ट्स था, कॉन्सेप्ट, यहाँ एनालिसिस नहीं करना रहता। पीटी परीक्षा में एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिंथेसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तुमको ये रहेगा, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कंपेरिजन रहेगा, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर रहेगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे टर्म होते हैं, प्रश्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। उस प्रश्न में ही रहता है ऐसा, क्वेश्चन में एक ऐसे शब्द होते हैं, टर्म होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो क्वेश्चन का पॉइंट होता है, आंसर उसी पॉइंट में होता है, कोई ना कोई एक शब्द होता है, कीवर्ड उसको बोला जाता है। इसमें ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी परीक्षा में होता है, पीटी में भी होता है, मेंस में भी होता है, कीवर्ड। ये सब नोट कर लेना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी छोटी बातें हैं। और लाइफ में छोटी छोटी बातें ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तुमको याद रहना चाहिए कि सर ने बताया था कीवर्ड, कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस यहाँ पर बहुत ही आवश्यक है, जानना है चीज़ को, ठीक है। बाकी तो अपना इंटरव्यू है तो अलग चीज़ है। तो जो एग्जामिनेशन होगा उसमें एक है तुम्हारा कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर क्या होता है? कंपलसरी पेपर दो तरह का होगा, ठीक है ना। दो तरह का होगा, एक जो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, एक मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो कम अनिवार्य विषय में तो सबके लिए है, ठीक है। तो इसमें एक है हिंदी, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स, ठीक है। केवल पास करना है, ये क्या है, क्वालिफाइंग है केवल। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम के हैं, थ्रू आउट इंग्लिश पढ़े हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, बाद में उनकी शिक्षा इंग्लिश में हुई, तो कभी कभी हिंदी में हो सकता है, दिक्कत होती है। हालांकि बिहार में ऐसी समस्याएं बहुत कम आएंगी, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा वहाँ पर देख लेना होता है। एशे रहता है, प्रेसिस राइटिंग रहता है, ग्रामर रहता है, बहुत आसान रहता है, ठीक है ना, ये डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा है यहाँ पर जनरल स्टडीज, इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। 300 मार्क्स, दूसरा है 300 मार्क्स, 300 मार्क्स का ये होता है, मतलब 600 नंबर की परीक्षाएं यहाँ पर होगी। 600 नंबर का जीएस पहले अलग था, पहले हम लोग जो एग्जामिनेशन देते थे तो 200 नंबर का होता था, 400 नंबर का होता था, ठीक है। ऑप्शनल पेपर वहाँ पर फिर 2 होता था, तो 800 का ऑप्शनल पेपर होता था। अभी क्या हो गया है, ऑप्शनल पेपर एक ही रह गया है, ठीक है। तो दूसरा ये कंपलसरी था एक, दूसरा है ऑप्शनल पेपर, ऐच्छिक विषय, एनीवन, ठीक है ना। तो ऐच्छिक विषय जो हमारा है कितना का है, 300 मार्क्स का है। टोटल 900 नंबर की परीक्षाएं हैं, 900 नंबर। लेकिन मेन एग्जामिनेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। इसमें जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्योंकि इंटरव्यू जो है ये 120 नंबर का है, 120 मार्क्स से, पहले 150 नंबर का हुआ करता था, पहले ये 150 नंबर का था, अब 120 नंबर कर दिया, ठीक है। मार्क्स पे कम हो जाने से, ठीक है, मार्क्स का जो डिफरेंसेस होता है स्टूडेंट के बीच में वो कम होता है, इसलिए मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन नंबर को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि हमारा जो एग्जामिनेशन का पार्ट होगा जिसमें मार्क्स हमको अच्छे लाने हैं, बेहतर करने हैं, ये 900 नंबर है, 300 300 फिर 300 ऑप्शनल पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए पढ़ना कैसे होगा। यहाँ हम लोग 150 नंबर का एग्जामिनेशन दे रहे थे, 2 घंटा टाइम था यहाँ पर, 2 आवर्स, ठीक है। 150 क्वेश्चन में 2 घंटा था ना, मतलब 150 क्वेश्चन में 120 मिनट टाइम दिया जा रहा है। एक क्वेश्चन कितना टाइम हुआ, कितना, 48 सेकेंड, ठीक है, सही है ना। मतलब उसमें तुमको 40 से 45 सेकेंड मिल रहा है एक प्रश्न का आंसर देने में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, केवल टिक मारना है। ऐसा 150 क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ जब हम आएंगे तो 300 नंबर है, 300 नंबर में जीएस में 8 क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। ऑप्शनल पेपर में 5, किसी में 6, ज्योग्राफी में रहता है ज़्यादा रहता है, ठीक है ना।
तो अगर इसको सपोज करो 8 क्वेश्चन लिखना है 300 नंबर या 300 मार्क्स और 8 क्वेश्चन, ठीक है, 300 मार्क्स है, 8 क्वेश्चन में 300 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन कितना हुआ, कितना? लगभग 33 मिनट। अब देखो यहाँ पर 48 सेकेंड, मतलब 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है। यहाँ पर तुमको 33 मिनट समय मिल रहा है, मतलब आधा घंटा लगभग मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है। 38 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना, 37 पॉइंट कुछ, इसलिए 35 इसको लिख सकते हो सीधा, 35 मिनट, ठीक है ना। 22 मिनट कम हो जाएगा, 3 घंटा का रहता है, टाइम और कम हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पे दे रहे थे ना। तुमको देना है कितना, 8 क्वेश्चन, कितना मार्क्स है? 8 क्वेश्चन करना है और 180 300 मार्क्स है और 8 क्वेश्चन है। हाँ, 8 क्वेश्चन है, 180 मिनट है, इससे भाग देना था, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 180/8, 22 साढ़े 22 मिनट, है ना, 22.5 मिनट। ये हो गया जीएस का। ऑप्शनल पेपर में फिर लगभग 36 मिनट, अगर 5 क्वेश्चन है 36 मिनट, 6 क्वेश्चन है थोड़ा सा कम मिलेगा, आधा घंटा के आसपास मिलेगा। तो यही सी चीज़ को बताना चाह रहे थे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, यह जो टाइम इतना दिया गया क्यों दिया गया, आखिर 3 घंटे में इतना कम क्वेश्चन क्यों? से बिहार एसएससी का भी एग्जामिनेशन होता है, दरोगा वाला एग्जामिनेशन भी होता है, बहुत सारे लोग उसमें फॉर्म भरते हैं या नहीं भरते होंगे, देखते होंगे आप, ठीक है, हम लोग तो नहीं देख पाए अभी तक। उसमें क्या होता है, पीटी में भी ऑब्जेक्टिव और मेंस में भी ऑब्जेक्टिव, ऐसे रहता है ना। आखिर बताओ क्या कारण है, इसमें क्या आवश्यकता है भाई? निश्चित रूप से बीपीएससी कुछ ना कुछ तो चाहती होगी स्टूडेंट से, ठीक है, कुछ तो एबिलिटी चेक करना चाहती है कि पीटी में हमने देखा आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेकर, ठीक है, और मुख्य परीक्षा में हम थोड़ा सा आपसे डिफरेंस चाहते हैं। तो क्या चाह रहे हैं भाई, यहाँ है एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, कॉम्परेटिव अप्रोच, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, मतलब अप्रोच बेहतर होना चाहिए। मतलब बीपीएससी चाहती है आपका थॉट प्रोसेस को चेक करना, थॉट कैसा है आपका, अप्रोच कैसा है, ठीक है ना, कैसे आप सोचते हैं, प्रॉब्लम को समझने की, प्रॉब्लम्स को आप सही ढंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। वही सिंथेसिस हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझना, ठीक है, और इसका समाधान निकालना। प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है ना, इसका समाधान निकालना है, इसका अंडरस्टैंडिंग भी और सॉल्यूशन भी, अंडरस्टैंडिंग भी सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रॉब्लम को। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम को समझना भी है और प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है। ये तुम लोगों के अंदर ये चीज़ है या नहीं है? नहीं है तो इसको डेवलप करना होगा, क्योंकि जब काम करने के लिए आओगे, पब्लिक फील्ड में आओगे, वहाँ बहुत समस्याएं आती हैं सामने, और एक साथ डिफरेंट तरीके से काम करना होता है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन जो हमारे पास नहीं होगा या नहीं आएगा करने के लिए, तो निश्चित रूप से फिर क्या, वहाँ पर हम पजल्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे फिर, ठीक है। और कहीं ना कहीं सरकार का जो उम्मीद है, आशाएं हैं हमसे, वो हम नहीं कर पाएंगे। होता है कभी कभी ऐसा, ठीक है, बहुत सारी बात देखने को आती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, मतलब तुम्हारा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये बहुत ज़रूरी है दोनों, ठीक है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम लोग को डेवलप करने की ज़रूरत है अपने आप को तैयारी के दौरान। जैसे अभी हम लोग बात कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो सीधे क्वेश्चन पे बात करना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। क्या तुमको लगता है कि उससे ही तैयारी हो जाएगी? जब तक मेंटल सेटअप, हमारा माइंडसेट नहीं होगा, ठीक है, कि कैसे करना है,
क्या करना है सबको पता रहता है, ठीक है ना, क्या करना है ये सबको पता है क्योंकि सिलेबस है, लेकिन कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या करना है, व्हाट टू डू, लगभग सबको पता रहता है, अधिकांश लोगों को पता रहता है, ठीक है ना, लेकिन हाउ टू डू इसके लिए लोग गाइडेंस खोजता है, टीचर के पास जाता है, कोचिंग में जाता है, घर में गार्जियन होते हैं उनसे बात करता है, दोस्तों से बात करता है कैसे करना है, ठीक है। तो कैसे वाला जो पोर्शन हमारा है इसमें हम लोग गाइडेंस लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, या फिर बहुत सारा स्टडी करके हम लोग रिसर्च करके देखते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, मैगजीन में देख रहे हैं, तो फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे करना है, ठीक है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीज़ ध्यान रखना है, क्या करना है हमको, इसके साथ जानना है क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना और कैसे करना। 2 चीज़ आपको ये दिमाग में रखना और ये दिमाग में रखना है। जैसे कोई पढ़ता है 12 घंटा 14 घंटा, कितने घंटे पढ़ती हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। पीछे 8 आवर्स और 15-16 घंटे वाला नहीं है। हाँ, मेरा ये कहना है, ये पूछने का पर्पस ये है कि आवर तो इम्पॉर्टेंट है ही, घंटा तो महत्व रखता ही रखता है, ऐसा नहीं कि नहीं रखता है, लेकिन घंटा ही महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि हम 12 घंटा पढ़ रहे हैं, 14 घंटा पढ़ रहे हैं, इससे बहुत सारा कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे देखो कोई विद्यार्थी, सपोज करो जो हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, जो पढ़ना है तो सब पढ़ता ही पढ़ता है, जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ लेता है बहुत सारा लोग। अब सिलेबस के बहुत सारे पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे पार्ट वेग है, बहुत समझ हमको नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, कुछ भी पढ़ लेते हैं उठा करके, और जो पढ़ना है उसको, उससे चलते क्या होता है, उस पर एनर्जी टाइम, ठीक है, दोनों नहीं दे पाते हैं। सपोज करो कि कोई विद्यार्थी 12 घंटा पढ़ता है, तो 6 घंटा यहाँ पढ़ता है जो पढ़ना है, और 6 घंटा पढ़ता है जो नहीं पढ़ना, क्योंकि उसे जानकारी नहीं है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी 8 ही घंटा पढ़ता है, ठीक है, वो 12 घंटा नहीं पढ़ रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है और ये 8 घंटा पढ़ रहा है। निश्चित रूप से इस विद्यार्थी को तुम देख रहे हो, इसकी एनर्जी बची रहेगी, 8 घंटा पढ़ेगा, 4 घंटा कम ही पढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे चीज़ को नहीं पढ़ रहा है जो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो पढ़ रहा है उसको बेहतर तरीके से समझ रहा है, तो निश्चित रूप से इसका रिजल्ट बेहतर होगा, इवन कि 12 आवर पढ़ रहा है। पढ़ने के साथ साथ समझना, ठीक है, स्टडी करने के साथ साथ जो तुम पढ़ रहे हो, कभी हम बताए होंगे रीडिंग और स्टडिंग में अंतर होता है। पढ़ने को हम लोग रीड करना बोलते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग स्टडी बोल रहे हैं, ठीक है ना। स्टडी को हिंदी में बोलते हैं अध्ययन करना। पढ़ना और अध्ययन करना में अंतर है, ठीक है। तो तुमको स्टडी करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद उसको कॉम्प्रिहेंड करना, समझना। पढ़ने के दौरान को क्या करना है, कॉम्प्रिहेंड करना, समझना बहुत ज़रूरी है जी। हम क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग जब पढ़ते थे तो शुरू में जब ऐसा गाइडेंस नहीं मिला था, तैयारी करना शुरू कर दिए थे, तो साथी लोग पढ़ता था साथ में, है ना, तो आज कितना पढ़े, इतना ख़त्म कर दिए, 20 पेज 25 पेज, है ना, आज तो 30 पेज पढ़ लिए दिन भर, इस टाइप से। समझे कितना? तो हम लोग मैथ्स के विद्यार्थी थे, मैथ्स ऑनर्स पढ़े थे, और यहाँ तो हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ना पड़ता था, ठीक है। शुरू में रुचि कम रहती है, साइंस के विद्यार्थी को आर्ट्स पढ़ने में रुचि थोड़ा कम रहती है, तो समझने में जीरो, कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे समझ विकसित होती गई, ठीक है। फिर डिस्कशन होना शुरू हुआ, एग्जामिनेशन शुरू हुआ, तो फिर समझने वाला पार्ट डेवलप हुआ। अदरवाइज क्या होता है, हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। तुम लोग भी ऐसा करते होगे, 10 पेज 20 पेज पढ़ लिए, है ना, एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा ख़त्म हो गया, तीसरा शुरू कर दिया, ऐसा करते हो, पता है ना। क्योंकि विद्यार्थी को लगता है अधिक से अधिक पढ़ना है, अधिक से अधिक पढ़ना है, उसको मना नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे, नहीं पढ़ना अधिक से अधिक, ये तो है ही मैराथन रेस टाइप का। समझना इंपॉर्टेंट चीज़ है,
ठीक है ना, कॉम्प्रिहेंड करना, ठीक है, बस में रहा है ना। फिर उसको ग्रास्प करना, समझने के बाद ग्रास्प करना। ग्रास्प करना मतलब उसको आत्मसात करना है, माइंड में रखना है, ठीक है, समझ में रहा है ना। ये बहुत जरूरी चीज़ है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसको जब जरूरत पड़े तो रिकॉल करना। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया नया टर्म नहीं बोल रहे हैं तुम सब। ये सारे टर्म तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा कोई नहीं कि स्टडी नहीं सुना, कॉम्प्रिहेंशन नहीं सुना, या ग्रास्पिंग नहीं सुना है, रिकॉल करना नहीं सुना, ठीक है। तो रिकॉल करना, रिकॉल करने का मतलब अभी तुमसे कुछ पढ़ाएंगे, अभी कुछ तुमको और क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आंसर देना होगा। आंसर दोगे तभी तो हम सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ हमने पढ़ाया और तुमने आंसर दिया। इसी तरह से इंटरव्यू बोर्ड में या मेंस की परीक्षा में, पीटी की परीक्षा में, जब तुम किसी तथ्य को रिकॉल कर लेते हो, किसी भी बात को समझ करके फिर दोबारा तुम उसको रिकॉल करके वहाँ पर प्रेजेंट कर देते हो, या रिकॉल हो जाता है कम से कम पहले तभी तो प्रेजेंट करोगे, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद रिकॉल जब हो रहा है तो उसको प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पीटी का पार्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन मेंस और इंटरव्यू का है। प्रेजेंटेशन जो है इसका पार्ट है, इस चरण का, ठीक है। वॉट एवर वी नो, ठीक है, एंड हाउ टू प्रेजेंट, जो कुछ हम जानते हैं उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट। उसे हाउ का ही पार्ट है ये प्रेजेंटेशन। तो आंसर राइटिंग कैसे करना है, उत्तर कैसे लिखना है मुख्य परीक्षा में, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। और ये पूरे के पूरे सिविल सर्विसेज का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है, उत्तर कैसे लिखना है। एक चीज़ अगर दिमाग में तुम्हारा आ जाए ये इस तैयारी में कि आंसर राइटिंग स्किल डेवलप कर लो, ठीक है। किसी प्रश्न को जो सामने आता है उसको समझना, समझने के बाद आंसर का फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन करना, फॉर्मेट बनाना, और फॉर्मेट बनाने के बाद उसको लिखना। और लिखने में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना लिखना है, ठीक है ना, ये दूसरी बातें हैं, ठीक है, वहाँ पर आएगा। ये प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रेजेंटेशन में ही हर चीज़ आ जाता है, जिसमें हम लोग भी चर्चा करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना? तो स्टडी करना है, समझना है, उसको ग्रास्प करना है, और समय आने पर रिकॉल करना है। रिकॉल करने के लिए उससे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ग्रास्पिंग के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रिवीजन पहले भी कभी किसी क्लास में हमने बताया होगा। तो इसको फिर रिवीजन करने के तरीके होते हैं। इफेक्टिव रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस, ठीक है। क्योंकि पास करना है तो इफेक्टिव, अपने आप को इफेक्टिव बनाना होगा। कोई भी काम करना है अपने आप को इफेक्टिव बनाना है, ठीक है। और इफेक्टिव रिवीजन करना है, रिवीजन को भी इफेक्टिव बनाना है। उसका भी तरीका होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको इसको समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन है? अब तो वो आंसर को कैसे लिखा जा सकता है, एक हालांकि बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत लोगों को हो सकता है आंसर नहीं लिखा होगा। कभी कुछ नए लोग होंगे तो आंसर नहीं लिखे होंगे, तो लग रहा है आंसर कैसे लिखना है, यहाँ कहाँ पहुँच गए, ऐसा लग रहा है। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग अपने अनुसार चलते हैं, अपने अनुसार नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप पे बहुत सारा मैसेज देखते होंगे कि लिखा रहता है उसमें कि भगवान वह नहीं देता जो तुम चाहते, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए सही है, जरूरी है, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है ना। तो पढ़ने में भी वैसे नहीं पढ़ना जैसे तुम चाहते हो, ठीक है। पढ़ना वैसे होगा जैसे बीपीएससी चाहती है, ठीक है। ये बात में आ रहा है ना, जैसे बीपीएससी चाहती है। ये नहीं कि हम अपने तरीके से पढ़ेंगे चाहे परीक्षा में नंबर आवे चाहे नहीं आवे, नहीं, जैसे वहाँ क्वेश्चन डिमांड किया जा रहा है, जैसे वहाँ से, ठीक है ना, चेंजिंग आ रहा है, जैसे पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछने के तरीके में बदलाव आ रहा है, क्वेश्चन का रेशियो में अंतर आ रहा है, ठीक है ना, या परीक्षा की पद्धति में ही बदलाव आ रहा है, 2 पेपर था 1 पेपर हो गया, मार्क्स में अंतर आ गया, ठीक है ना। पीटी में कभी कभी किसी पार्ट को बढ़ा दिया जाता है, किसी पार्ट को कम कर दिया जाता है ना, तो उसमें बदलाव आ रहा है। सबके लिए है, कोई नया चीज़ नहीं है, कोई एक विद्यार्थी के लिए नहीं है। इसलिए यहाँ पर परेशान भी नहीं होना होता। जब कोई भी चीज़ चेंज होता है तो सबके लिए है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं कि ऐसा चेंज हो गया, क्या होगा, अब क्या होगा, तो सबके लिए होगा ना, सारे लोग होंगे। और कट ऑफ ऊपर जाएगा तो सबके लिए जाएगा, नीचे जाएगा तो सबके लिए जाएगा। क्वेश्चन आसान आएगा तो सबका मार्क्स ऊपर जाएगा,